हेलो स्टूडेंट। आज हम लोगों ने अभी तक के क्लास में देखा कि भारत के प्रमुख भौगोलिक भाग। आज के क्लास में हम देखेंगे भारतीय जन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय जन यानी कि इंडियन पीपल्स के अंतर्गत भारतवर्ष की अतुल संपदा, यहाँ की उपजाऊ भूमि एवं संस्कृति एवं सभ्यता ने समय समय पर विदेशियों को भारत की ओर आकर्षित किया है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार उत्तर पश्चिम सीमा पर पाए जाने वाले दर्रों से जहां भारत से व्यापारी आते रहे हैं, वहीं भयंकर आक्रमणकारी भी आते रहे हैं। इस मार्ग से समय समय पर अनेक जातियां भारत में प्रविष्ट हुई हैं। पारस्परिक आदान प्रदान व संबंधों ने भारतीय संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्पष्ट है, भारत के निवासी विभिन्न प्रजातियों के हैं। अब लिखिए, प्रजाति से तात्पर्य। वैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने मनुष्य के उस समूह को प्रजाति कहा है जिसके कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार से हो कि वे उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सके तथा उन्हें कतिपय विभिन्न जेनेटिक समानता हो। वर्तमान में सर्वमान्य मत B.S. गुहा का है। सर्वमान्य वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रजाति से तात्पर्य वैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने मनुष्यों के उस समूह को प्रजाति कहा है जिसमें कुछ सामान्य लक्षण इस प्रकार के हों कि उन्हें एक दूसरे से अलग किया जा सके तथा उनमें कतिपय विभिन्न पैतृक यानी जेनेटिक समानता हो। वर्तमान में सर्वमान्य मत B.S. गुहा का है। सर्वमान्य वैज्ञानिक वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला लिखिए, निग्रो कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने वाले सबसे पुरानी जाति निग्रो है, जो अत्यंत बर्बर, नाविक विद्या के प्रारंभिक सिद्धांतों से परिचित, पशुपालन से अपरिचित एवं शिकार, कंदमूल, फल पर निर्वहन करने वाले निग्रो प्रजाति का मूल निवास स्थान अफ्रीका था। यह जाति भारत में ईरान एवं बलूचिस्तान होते हुए जल मार्ग से प्रविष्ट हुई। भारत भूमि पर इस जाति के वंशज लगभग पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। इस जाति के लोगों का सिर ऊंचा, छोटा कद, छोटा व चौड़ा चेहरा, तंग कंधे एवं मोटे होठ थे। यह वर्तमान में भारत के अंडमान द्वीपों के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। असम के कतिपय नागा जातियों व त्रावणकोर, कोचिन आदि प्रदेश के आदिम जातियों में इनकी संस्कृति की विशेषता परिलक्षित होती है। इनकी कुछ शाखाएं भारत होती हुई पूर्व की ओर चली गई और इनके वंशज इंडोनेशिया, फिलीपीन, न्यू गिनी आदि में पाए जाते हैं। दूसरा लिखे, आदिम आग्नेय निषाद वंशीय प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। आदिम आग्नेय, निषाद वंशीय प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। दीर्घ कपाल, घुंघराले बाल, चॉकलेटी रंगों की त्वचा, छोटे कद वाले प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति का मूल स्थान फिलिस्तीन था। द्रविड़ों से पूर्व भारत में आने से इन्हें द्रविड़ भी कहा जाता है। इस प्रजाति के लोग मुख्य रूप से विंध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और मध्य भारत में मिलते हैं। आर्यों की सभ्यता व संस्कृति में इनकी छाप है। यह कृषि कर्म जाति थी। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको कि हम कॉलेज में, आप लोग आइएगा कॉलेज में बता देंगे। तीसरा लिखे, भूमध्य सागरीय या द्रविड़ जाति। भूमध्य सागरीय या द्रविड़ जाति
द्रविड़ जाति का मूल निवास स्थान विवादास्पद है, किंतु सर्वमान्य मत यह है कि यह भूमध्य सागरीय जाति थी। संभवतः यह एशिया माइनर या फिलिस्तीन से भारत आई थी। लंबा सिर, छोटा कद, लंबा तंग चेहरा एवं झिल्लीदार होंठ, हल्की भूरी त्वचा वाले इस जाति का संबंध अधिकांश हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा जाता है, किंतु जब तक सिंधु सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ ली जाती तब तक इस संबंध में कुछ भी कहना संभव नहीं है। द्रविड़ जाति के वंशज दक्षिण प्रायद्वीप से मिलते हैं। कन्नड़, तमिल एवं मलयालम भाषाएं इन्हीं की देन है। चौथा लिखिए वर्ध जाति। चौथा है वर्ध जाति। 3000 ईसा पूर्व मध्य एशिया के पामीर पर्वत श्रृंखला तथा ईरान के पठार से यह प्रजाति भारत आई। इस प्रजाति यह 3 शाखाओं में विभक्त है। यह 3 शाखाओं में विभक्त है। चौथा का ए करके लिखिएगा। ए अल्पाइन। ए अल्पाइन, चौड़े कंधे, गहरी छाती, लंबी टांगे, मांसल नाक, पीली त्वचा इनकी शारीरिक लक्षण है। बी करके लिखिएगा दिनारिक। दिनारिक बी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा व तमिल प्रदेशों में आज भी विद्यमान है। इस प्रजाति की शारीरिक विशेषता ढालू कपाल, सिर का पिछला भाग लंबा और उन्नत उत्तर नाक है। सी लिखिएगा। चौथा का सी लिखिएगा। मुंबई के पारसियों के रूप में इन्हें देख सकते हैं। सी लिखिए। अर्मेनियम, मुंबई के पारसियों के रूप में इन्हें देख सकते हैं। अब लिखिए 5वां पॉइंट है, 5वां प्रजाति के रूप में है मंगोल। चौड़े सिर, मोटे ओठ, चपटे चेहरे, खड़े बाल, पीला रंग, आंखें पुतली तथा तिरछी और गाल की हड्डियां उभरी हुई होती हैं। इनके चेहरे पर बाल कम होते हैं। यह प्रजाति संभवतः भारत में तिब्बत या चीन से आई। यह जाति वर्तमान में सिक्किम, भूटान, चटगांव की पहाड़ियाँ, भारत म्यांमार सीमांत क्षेत्र, हिमालय की तराई में पाई जाती हैं। भारत में अन्य जातियों से मिश्रण के कारण यह शुद्ध मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। अब है छठा आर्य। आर्यों का मूल निवास स्थान विवादास्पद है, परंतु सामान्य ग्राह्य मत के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। आर्य भारत में प्रविष्ट हुए। लंबा सिर, ऊंची पतली नाक, गौर वर्ण, पतले ओठ, लंबा चेहरा, लंबी टांगे आर्यों की शारीरिक विशेषताएं थीं। उसके अलावा 7वां में लिखिए अन्य। अन्य उपयुक्त जातियों के अतिरिक्त बैक्टीरियन, पार्थियन, कुषाण आदि जातियां भी भारत में आईं और भारत में विलीन हो गई। तुर्क, अफगान, मुगल जातियों का अस्तित्व इस्लाम के रूप में देखा जा सकता है। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज व फ्रांसीसी अपनी सभ्यता की छाप छोड़कर चले गए। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि भारत में समय समय पर विभिन्न जातियां प्रविष्ट हुई हैं। भारत संस्कृति को इन्होंने प्रभावित किया। इसका स्पष्ट उदाहरण भाषागत विविधता है। अब आगे लिखिए संचार मार्ग, कम्युनिकेशन रूट्स। किसी भी देश अथवा संस्कृति के विकास में भौगोलिक परिस्थितियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। संचार मार्ग भी भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं। किसी भी पहाड़ी अथवा रेगिस्तान से होकर गुजरने वाली मार्ग दुरूह होती हैं। दुरूह मतलब मुश्किल होती हैं, जबकि घाटियाँ अथवा समतल भूमि वाले मार्ग आसान होते हैं। अतः संचार मार्गों के विकसित होने की प्रक्रिया पर भूगोल का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगत होता है।
प्रारंभ में आचारहीन मानव ने भोजन की खोज में रास्तों को खोजा। तत्पश्चात घुमक्कड़ जातियों ने अपनी पशुओं के चारे तथा अन्य वस्तुओं की तलाश में रास्ते ढूंढे। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने वाले स्थान पर इन जातियों का बार बार आना जाना होता था, जिससे स्वतः ही संचार मार्ग का निर्माण होने लगा एवं धीरे धीरे मानव की आवश्यकता अनुसार मार्ग बनते गए। प्राचीन कालीन भारत में देश के अंदर विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले मार्गों के साथ साथ विदेशों को जाने वाले मार्गों का भी उल्लेख मिलता है। भारत की आंतरिक संरचना में गंगा की घाटी से उत्तर पश्चिम की जाने वाली मार्ग सर्वप्रथम था। इस मार्ग के महत्व को प्रदर्शित करते हुए झा एवं श्रीमाली ने लिखा है, यह केवल अपने गंतव्य स्थानों के बीच ही संबंध स्थापित नहीं करता, वरन गंगा के कछारी संकीर्ण पथों के सहारे जो अनेक स्थान पड़ते हैं, उन सभी के बीच संपर्क सूत्र का काम करता है। इस मुख्य मार्ग से जो पहला उपमार्ग निकलता था, वह पश्चिमी पंजाब से सिंधु घाटी नदी की घाटी के निचले हिस्से या कहें कि सिंधु तक जाता था। दूसरा उपमार्ग, जो पहले की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण भी था, दिल्ली, मथुरा, आगरा क्षेत्र से पश्चिमी भारत जैसे गुजरात आदि की ओर जाता था। तीसरा उपमार्ग इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के आसपास से प्रारंभ होकर मध्य भारत में मालवा के पठार से होता हुआ गंगा घाटी और दक्षिण के बीच संबंध स्थापित करता था। गंगा घाटी के दक्षिणी मुहाने से एक मार्ग उड़ीसा के समुद्री तटीय मार्ग से होकर दक्षिण की ओर जाता था। ये कथन किसका है? झा एवं श्रीमाली का। उसके बाद लिखिएगा आगे, इस मार्ग के अतिरिक्त भारत के अंदर अनेक मार्ग थे। उदाहरण के लिए वर्तमान का कोयम्बटूर होकर दक्षिण भारत में पूर्वी एवं पश्चिम के मध्य मार्ग, मालवा से पश्चिम भारत के सीधा मार्ग, आधुनिक रायपुर से आंध्र प्रदेश तक, बकार प्रदेश से आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों के लिए आदि का नाम लिया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है, प्राचीन कालीन भारत में संचार मार्गों का अभाव नहीं था। इन्हीं संचार मार्गों के द्वारा आंतरिक एवं विदेशी व्यापार होते थे। अतः इन मार्गों का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व था। आंतरिक मार्गों के समान ही भारत अन्य देशों को जोड़ने वाले भी अनेक मार्ग थे। भारत से मध्य एशिया जाने के लिए कश्मीर होकर मार्ग थे। वास्तव में कश्मीर से मध्य एशिया जाने के लिए दो मार्ग थे, एक मार्ग लद्दाख होकर एवं दूसरा गिलगिट होकर। इस प्रकार तिब्बत की पठार की ओर जाने वाले अनेक मार्गों के विषय में भी जानकारी मिलती है। चीन जाने के लिए भी असम से म्यांमार होते हुए मार्ग था। इससे अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत को अन्य देशों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग खैबर, गोमल, बोलन मार्ग थे। ये सभी मार्ग अफगानिस्तान तक जाते थे। इस प्रकार दक्षिणी बलूचिस्तान से ईरान जाने के लिए मार्ग था। हिंदू कुश के दूसरी ओर से अफगानिस्तान जाने के लिए सीधा मार्ग था। इस प्रकार अफगानिस्तान होकर ईरान पहुंचा जा सकता था। थल मार्गों के अतिरिक्त जल मार्गों के द्वारा भी अन्य स्थानों की यात्रा की जाती थी। भारत के पश्चिमी तट से अफ्रीका के मध्य के बंदरगाहों तक यातायात होता था। भारत से इटली के लिए भी जलीय संचार के उल्लेख मिलते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भी भारत में थलीय एवं जलीय संचार
साधन उपलब्ध थे। संचार मार्गों का मुख्यतः व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था। अब लिखिए आगे पॉइंट लीजिए, भारत के पर्याय और उसकी शाश्वतता। भारत के पर्याय और उसकी शाश्वतता। प्राचीन काल से ही भारत के विभिन्न नाम रहे हैं, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंद, हिंदुस्तान, अंजनाभ वर्ष तथा इंडिया। इस प्रकार सबसे प्रचलित नाम भारत रहा है। पौराणिक काल में भारत नाम के कई उल्लेख हैं। राजा दशरथ के प्रथम पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई भरत, नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि, पूर्व वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, जिनका उल्लेख महाभारत से प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के आधार पर भारत नाम की पृष्ठभूमि में भरत नाम ही है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही भारत नामकरण का तार्किक विवरण है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी उल्लेख है कि भारत ने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के बाद अश्वमेघ यज्ञ किया तथा राज्य को भारतवर्ष नाम दिया। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने तथा लालन पालन हेतु भरण पोषण करने के फलस्वरूप भरत कहा गया और जिस क्षेत्र में मनु का शासन था उसे भारतवर्ष कहा गया। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भी भारत नाम का उल्लेख है। ऐसी मान्यता है कि भगवान ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। विष्णु पुराण में एक उद्धृत श्लोक है, श्लोक संस्कृत में है जिसको हम क्लास में बताएंगे, इसका अर्थार्थ हम समझा देते हैं। अर्थात जो समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष है, हम इसी की संतानें हैं। हो गया। अर्थात जो समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारतवर्ष है और हम इसी की संतानें हैं। अब आगे लिखिए इंडिया नाम की उत्पत्ति। इंडिया नाम की उत्पत्ति। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस के नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस के नाम से जाना जाता था। इंडस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है और इसे 440 ईसा पूर्व इतिहासकार हेरोडोटस द्वारा प्रयोग किया गया। इसमें इंडिया की तुर्की तथा ईरान से तुलना की और इंडिया को स्वर्ग के समान संज्ञा दी। इतिहासकार के अनुसार यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है तथा यहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के अनुसार 300 ईसा पूर्व यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी के पार के क्षेत्र को इंडिया कहा। हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी 2500 वर्ष पुराना है। मान्यता है कि विदेशी यात्रियों ने जो कि 100 को ह बोलते थे उन्हीं के उच्चारण के फलस्वरूप ही सिंध हिंद बन गया और इस सभ्यता से जुड़े लोग हिंदू कहलाए जाने लगे और यह क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाने लगा। ईरान के सासानी शासक शापुर वन के नक्श-ए-रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है। ईरान के सासानी शासक शापुर वन के नक्श-ए-रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिंदू कुश की पहाड़ियों के पीछे था क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाता था। क्योंकि उधर से देखिएगा तो हिंदू कुश पर्वत, उसके पीछे का जो क्षेत्र है वह हिंदुस्तान कहलाता था। अरब वासियों ने भी इस भूभाग को अल हिंद कहना या पुकारना। वहीं तुर्क आक्रमणकारियों, दिल्ली सल्तनत के शासकों
और बादशाहों ने अपने अधिकार वाले संपूर्ण क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा। इतिहासकार इयान जे बैरो ने अपने एक आलेख फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया है नेम्स चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल में इसके अंत तक विश्व के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग प्रायः मुगल शासकों के अधिकार वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। अब आगे लिखिएगा, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारतवर्ष को व्यापक स्तर पर इंडिया शब्द से कहलाना शुरू किया। अंग्रेजों के प्रभाव के चलते भारतीय शासकों ने अपने राज्यों में भारत के स्थान पर इंडिया शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासन द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद इंडिया शब्द का प्रयोग देश के साथ ही संपूर्ण दुनिया में प्रचलित हुआ। भारत के संविधान के लिए 17 सितंबर 1949 को प्रस्तुत प्रस्ताव में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड के लिए इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। एक बार फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा। भारत के संविधान के लिए 17 सितंबर 1949 को प्रस्तुत प्रस्ताव में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड के लिए इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया। ओके देन, आज का चैप्टर हम लोग अब ख़त्म कर चुके हैं। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके देन, थैंक यू।